हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का, जिसका नाम है दो ध्रुवीता का अंत। और हम करने वाले हैं जिसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं। 80 से ज्यादा एमसीक्यू है, विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में टाइम बहुत लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूं पहले ही। दूसरी बात है कि मैं सेम एमसीक्यू वगैरह का टेस्ट वगैरह और चैप्टर वगैरह को एक्सप्लेन करता हूँ हमारे भरत खोरवार वाले चैनल पे। ये लाइव यहाँ पर आके मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर कोई लाइव क्लासेस लेना चाहता है, फ्री है, डोंट वरी। तो लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो यहाँ पर आके वो लाइव क्लासेस ले सकता है। ओके, चलो। अब पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हम पहले चैप्टर क्लियर करते हैं, फिर उसके एमसीक्यू करते हैं, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो चैप्टर देख कर आना, क्योंकि एमसीक्यू की वीडियो आपके लिए वेस्ट रहेगी अगर आपको चैप्टर का ही नहीं पता तो। एक ओके। एक छोटी सी चीज और बता दूं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तब भी इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होंगे जिनका आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, बाद में उदास होने से मतलब आप जब नीचे क्वेश्चन देखोगे ना, कुछ बच्चे डायरेक्टली वीडियोस आगे करके देखने लग जाएंगे और फिर उनको पता चलेगा कि यार इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आपको आते ही नहीं है। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आते, आपको ये भी बता देता हूँ। एक्चुअल में वो बुक के अंदर ही नहीं है एमसीक्यू। ठीक है, बुक के अंदर नहीं है, मतलब बुक के अंदर उसका टॉपिक ही नहीं है, फिर भी मैंने वो एमसीक्यू ऐड करे। अब क्यों करे वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे 12th के बाद सीयूटी की तैयारी करेंगे। ठीक है, सीयूटी के अंदर पहले ना मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के अंदर है ना अभी 7 चैप्टर है ना। पहले है ना 9 चैप्टर हुआ करते थे। तो ये जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं ना, जो 2 चैप्टर कट चुके हैं, उनके अंदर से भी आपके सीयूटी के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो अब आप मान लो 12th करी आपने, फिर सीयूटी की तैयारी के लिए वो 2 चैप्टर करोगे, फिर उसको एमसीक्यू करोगे, फिर डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप 12th के बाद अपना वो जो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, या ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर अलग अलग बुक से निपटाने में लगोगे। इसलिए मैंने पहले ही जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक के जो क्वेश्चन है ना वो इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। डोंट वरी, ऐसे हवा में नहीं समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उस एमसीक्यू को एक्सप्लेन किया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। एंड अगर किसी बच्चे ने चैप्टर पढ़ रखा है और उसे लगता है कि खुद क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली 2 पीडीएफ होगी। एक पीडीएफ जो होगी उसके अंदर मतलब से सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह होंगे, और एक दूसरी पीडीएफ होगी ये वाली। इस पीडीएफ के बिल्कुल एंड में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम टेस्ट लिखा मिलेगा और आगे लिंक दे रखा है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, ओपन करोगे ना तो एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहां पर ये देखो लिखा है ना सीयूटी का, क्योंकि बात वही है, सीयूटी के अंदर वही चैप्टर वाले एमसीक्यू आ रहे हैं। तो 80 एमसीक्यू हैं। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 80 सेकंड मिलेंगे। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने पहले ही कर रखा है, बट मैं फिर भी आपके लिए एक बार चला देता हूँ। इसको हम स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। ट्राई अगेन करा मैंने, मैं 2 एमसीक्यू करूंगा बस आपके लिए। तो आई एम रेडी पूछ रहा है कि जी हम रेडी, मैं पूरा रेडी हूँ। उसके बाद 3 2 1 सेट, सिर्फ पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, बर्लिन की दीवार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो जो बर्लिन की दीवार है वो पूंजीवाद और साम्यवादी के बीच में विभाजन का प्रतीक है। सही बात है। इसका निर्माण शीत युद्ध के दौरान किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1961 में किया गया था ना। इसको 9 नवंबर 1989 को जनता ने तोड़ दिया था, सही बात है। ये जो लिखा है ना कि इसमें जर्मनी के 2 हिस्से का एकीकरण चिन्हित करता है, नहीं, ये दोनों के बीच में जो अलग, जो आप कह सकते हो कि विभाजन हुआ था, उसको दिखाता है। समझ आ गए? तो ऐसे 1 मिनट फिर ऐसे बाकी आंसर करने, और एंड में जाके ये आपको रिजल्ट दिखाएगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये रिजल्ट है कि आपने, मैंने पहले भी दिया था। तो ये मैंने ही बनाया, बेसिकली एक बच्चे से करवाया था। तो उसके 72 क्वेश्चन जो थे वो करेक्ट थे, एक 7 आंसर गलत थे, एक उसने मिस कर दिया क्योंकि 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया उसने, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन कर दिए, यानी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जितने, और यहाँ पर देखो लिखा है फर्स्ट रैंक, क्योंकि अभी उसी एक बच्चे ने ही दिया है, मेरे फ़ोन से ही दिया है। तो जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर जुड़ते जाएंगे तो आपको अपना रैंक पता चलता जाएगा, और आप इसमें बेसिकली बाद में भी तैयारी कर सकते हो। बाद में मेरे तैयारी करने का मतलब क्या है, इसके अंदर है ना, हर बार जब भी आप अलग अलग टेस्ट, जब भी आप ये टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, हमेशा अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये आया ना, तो नेक्स्ट टाइम दोगे ना पहला क्वेश्चन ये नहीं आएगा, और जो आपके ऑप्शन है वो भी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये पता चल गया, और नीचे पीडीएफ भी मिल जाएगी इन सबकी। ओके। तो 2 लिंक दे रखे होंगे जैसे मैंने बताया। पहला लिंक पे लिखा होगा विदाउट टेस्ट, यानी सिर्फ पीडीएफ लिखा होगा, जिसके अंदर सिर्फ पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। पेड पीडीएफ है, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि टाइम बहुत लगता है बनाने के लिए। और जो सेकंड है उसमें वो भी पीडीएफ ही होगी, और उस पीडीएफ के अंदर नीचे अलग से लिंक होगा, तो प्राइस में चेंज होगा। ये शायद 15 की होगी, ये वाली जो 20 की पीडीएफ होगी। अच्छा यार, एक और बात, हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल, मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स लिखोगे, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले ही 3500 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें होती है, क्वेश्चन वगैरह होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो यहीं पर सेंड करता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये वाला हमारा 12th का टेलीग्राम चैनल है, जैसे देख भी सकते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है। तो मैं सीयूटी के उसकी भी तैयारी वगैरह करवा देता हूँ,
और लाइव वगैरह भी लेंगे। मैंने बोला था कि लिंक सेंड कर दिया था कि मैं लाइव लूंगा ये भरत कुमार कोरबल वाले चैनल पे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो इसको भी आप ज्वाइन वगैरह कर लेना, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा समाजवादी सोवियत गणराज्य की शुरुआत रूस में हुई थी, और रूस में हुई थी वो किस समाजवादी क्रांति के बाद हुई थी। यानी एक समाजवादी क्रांति हुई थी रूस के अंदर, जिसके बाद हमारा जो बेसिकली यूएसएसआर बना है, यानी सोवियत संघ बना है, जो कि समाजवादी आइडियोलॉजी पे चलता था। तो ये कौन से साल की बात है? 1916 की, 1917 की, 18 की, 20 की? तो इसका आंसर है 1917, ठीक है। 1917 के अंदर हमारे यूएसएसआर के अंदर, या मैं बोलूँ रूस के अंदर, एक क्रांति हुई थी जिसको सोवियत क्रांति बोलते हैं। उसके बाद ही हमारा एक सोवियत गणराज्य बना था। और ये जो आंदोलन वगैरह हुआ था, क्रांति हुई थी, इसको जो लीड किया था, इसके जो लीडर थे, उसका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन नाम था उसका, ठीक है जी। और आपको पता ही है समाजवादी आइडियोलॉजी पे ही फिर हमारा यूएसएसआर चला, और एंड में जाके यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में। अच्छा, एक और बात, अगर कुछ बच्चे मान लो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके नहीं भी करते तो कोई बात नहीं बच्चे, आप इसको एज अ टेस्ट लेना, मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, बट पहले आप खुद क्वेश्चन का आंसर करना, फिर आगे आंसर पे आना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार आपको पता है 1961 में बनाई गई थी। ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध आपको पता है यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, यानी यूएस अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 1945 में, चला था 1991 में। 1991 में जो लड़ाई है कैसे खत्म हो गई थी? जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। और ये जो बर्लिन की दीवार है ये 1961 में बनाई गई थी। ये जो दीवार है ये कब गिराई गई थी? 1989 में गिराई गई थी ये दीवार। 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही थी। 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी। ये जो दीवार है ये बर्लिन के अंदर बनाई गई थी, जो कि जर्मनी के अंदर है, जो कि जर्मनी को दो पार्ट में बांटती है ये दीवार। अब नहीं है, ये दीवार टूट चुकी है अभी 1989 में, जैसे बताया ये 1989 में टूट चुकी है दीवार। और ये जो दीवार है ये जर्मनी को दो पार्ट में बांटती थी, एक तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जो था वो वारसा के अंदर था। अभी मैं बताऊंगा ये वारसा क्या है, वारसा पैक्ट के अंदर था, यहाँ जिसको मैं कह सकता हूँ कि यूएसएसआर के अंडर था, सोवियत संघ के अंडर था। और जो वेस्ट जर्मनी है वो हमारा नाटो के अंदर, यानी यूएस के अंडर था। अभी बताऊंगा कि नाटो और वारसा क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है कि बर्लिन की दीवार जो है वो किस वर्ष गिराया गया था? बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1949 को, 9 नवंबर 1994 को, 9 नवंबर 1989 को, 9 नवंबर 1989 को, 81 या 89 को। तो इसका आंसर है जी 9 नवंबर 1989 को। ऊपर हमने देख लिया था क्योंकि सब में 9 नवंबर लिखा है, डेट भी याद रखनी है। नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। नीचे वाला क्वेश्चन है कि जी आपको इसको क्रम अनुसार लगाना है। तो ये ABCD दे रखा है और ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको साल बताते जाता हूँ, ठीक है। तो इन सब के आगे साल भी लिख देता हूँ ताकि आपको लर्न भी हो जाए। तो अफगानिस्तान में जो सोवियत आक्रमण हुआ था ना, यानी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे जो आक्रमण किया था वो किया था 1979 में, ठीक है। उसके बाद बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, अभी अभी मैंने बताया 1989 में। अच्छा, बनाना लिखा है तो बनाना तो 1961 में हुआ था। कब बनी थी? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। रूसी क्रांति अभी अभी हमने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था 1917 में। और ये वारसा की संधि हुई थी 1955 में। अब ये वारसा है क्या सुन लो, अब बताता हूं मैं आपको। पता है शीत युद्ध जो था वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चला। यूएसएसआर ने है ना एक सैनिक संगठन बना लिया था जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो, जिसको हिंदी में बोलते थे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी यानी संधि संगठन। और वैसे यूएसएसआर ने भी अपना एक सैनिक संगठन बनाया था जिसका नाम था वारसा, ठीक है ना। वारसा पैक्ट बनाया था। इसमें बहुत सारी कंट्री आपस में मिली हुई थी और इसमें भी बहुत सारी कंट्री आपस में मिली हुई थी। दोनों ने अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और कंट्री को अपने साथ मिलाया था। तो आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जी डी। सबसे पहले तो इनमें से 1917 में हुआ था। तो पहले ऑप्शन चेक करो, क्या पता किसी एक ही ऑप्शन में सबसे पहले डी लिखा हो, बट यहाँ पर आपको दो दो में डी लिखा हुआ है। तो चलो हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 1917 के बाद क्या हुआ था हमारा ना बी, 1917 के बाद ई हुआ था, यानी वारसा 1955 में बनाया गया था, वारसा संधि। तो डी के बाद है ई। तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में डी के बाद ई लिखा है तो सेकंड हमारा सही है। बाकी ऑप्शन पे जाना ही नहीं, चेक ही नहीं करना अपने को। नेक्स्ट लिखा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद राजनीतिक परिणामों की पहचान करिए, इनमें से कौन कौन सी चीजें सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई है। ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपने पढ़ा है। क्या आतंकवाद का विश्व युद्ध, आतंकवाद पर जो वैश्विक युद्ध, क्या ये सोवियत संघ से कोई लेना देना है? नहीं सर, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। खाड़ी युद्ध, सर ये कोई लेना, अभी मैं बताऊंगा, ऑल दो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा ये होते क्या है, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देख लेते हैं शीत युद्ध का टकराव का अंत। बिल्कुल, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही तो शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो सर हाँ ये सही है, ये ही हुआ था, यही राजनीतिक परिणाम है सोवियत संघ के विघटन का। नेक्स्ट है, क्या आपको पता है सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वो राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल भी बनाया गया था, है ना।
स्टार्टिंग में 9 देश थे जिसके अंदर CIS जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे सोवियत गणराज्य के तो देश टूट गए थे, उन्होंने बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर संगठन बनाया था, तो सर ये भी करेक्ट है। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध का बदलना, बिल्कुल बदला था सर। अब दो जो सुपर पावर होती थी, सिर्फ एक सुपर पावर रह गई जिसका नाम है यूएस। तो बी सही है, सी सही है और ई सही है। ऑप्शन में देखते हैं, बी, सी और ई फोर्थ पे लिखा है, तो यानी ये वाला सही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है बर्लिन की दीवार के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत, देखो कभी कभार हम जल्दबाजी कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, तो ये नहीं करना। तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो इसका निर्माण जो है वो शीत युद्ध के दौरान हुआ था, ये बात सही है। इसका निर्माण जो है 1961 में हुआ था और शीत युद्ध 1945 से लेकर 91 तक चला था और 91 तक चला था, तो उसी के बीच में हुआ, तो यानी ये लाइन तो सही लिखी हुई है, ये नहीं है आंसर। नेक्स्ट है कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में विभाजन का प्रतीक है, ये बात बिल्कुल सही है ना। बर्लिन की दीवार यही तो दिखाती है, ये पूंजीवाद और साम्यवादी को बांटता है ना। नेक्स्ट है ये 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी, ये बात भी सही लिखी हुई है। ये जर्मनी के दो हिस्सों को एकीकरण को चिन्हित करती है, नहीं ये बंटवारे को दिखाती है, एकीकरण को नहीं दिखाती, तो यानी ये वाला गलत है पॉइंट, तो इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आपको मिलान करना है। अब ये क्या है ये मिलान, ये मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये अब ये है क्या, पहले तो इसको समझने के लिए ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ना, ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग रीच, इनफाइनाइट रीच, फ्रीडम है क्या, उसके लिए अब आ जाते हैं सबसे नीचे। मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक की है, बना भी रखा है और समझा भी रखा है, मैं पहले समझा देता हूँ ये है क्या। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये समझाया हुआ पहले। ये वीडियो एक्चुअली मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक नहीं चल रहा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो मेरे को दोबारा बनानी पड़ी। चलो कोई नहीं, इतना सहन कर लेंगे आपके लिए, चाहे तीसरी बार भी वीडियो बनानी पड़े तो बनाएंगे, ठीक है। बट मैं एक बार दोबारा से चेक करूँगा कि मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही ढंग से, नहीं तो क्या पता चला। एक पहले मैं इसको रब कर देता हूँ अच्छे से। चलो जी, रब मैंने कर लिया। ओके ओके जी, ये रब हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। चलो जी, मेरी वॉइस तो रिकॉर्ड हो रही है अच्छे से। अब आ जाते हैं जी इस पे दोबारा से। अब देखो हुआ क्या था कि अमेरिका, देखो जब भी है ना कोई देश देश है ना किसी पे आक्रमण करता है तो उसको है ना ऑपरेशन का नाम जरूर रखता है, हम भी रखते हैं, जो ऑपरेशन गंगा हो गया है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन जो है हम उनका नाम रखते हैं। तो वैसे ही है ना, जो जो ऑपरेशन, जो भी सैनिक अभियान अमेरिका ने या यूएन ने चलाए ना, तो उन ऑपरेशन का वो कुछ नाम रखते थे। ठीक है, अब वो ऑपरेशन क्यों करे गए, उसका परिणाम क्या निकला, कौन से साल में हुआ और उस टाइम अमेरिका का लीडर कौन था, वो सारा का सारा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 1991 की बात है। तो 1991 में क्या हुआ था, इराक, इराक का एक लीडर था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। उसने क्या किया था कि पड़ोस में कंट्री थी जिसका नाम था कुवैत, कुवैत पे हमला कर दिया था। ठीक है, और उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। तो उस टाइम जो यूएन था ना 1991 के अंदर जो यूएन था, उन्होंने ना अपना एक बोला कि यार अब तो है ना, इराक को पहले प्यार से मनाया, इराक प्यार से माना नहीं, तो अब है ना यूएन ने बोला कि हम बल का प्रयोग करेंगे और यूएन ने ना 34 देशों की सेनाओं को इकट्ठा करवाया। ठीक है, और बोला कि जी आप इराक पे अटैक करो, और 34 देशों के सेनाओं में से जो टोटल मिला के 6,60,000 सैनिक इकट्ठा हुए, जिसमें से 75% सैनिक अमेरिका के थे। तो बेसिकली अमेरिका वर्सेस इराक की लड़ाई बन चुकी थी। ठीक है, और इस ऑपरेशन को नाम दिया यूएन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, के एक तरह से इराक और कुवैत वाला एरिया डेजर्ट का है, तो डेजर्ट में स्टॉर्म उठा देंगे। और इस लड़ाई को प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है, कंप्यूटर गेम युद्ध भी बोला जाता है, वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि टीवी पे दिखाई गई थी इस लड़ाई को और पूरी दुनिया देख पा रही थी कि अमेरिका देखो कितनी बुरी तरीके से जो है वो इराक को छुट्टी कर रहा है, इराक की है ना, मट्टी क्या कहते हैं, मटिया मलीत कर रहा है। ठीक है, यही कहते हैं शायद, है ना, हवा टाइट कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब एंड में जाके फिर इराक ने कुवैत को छोड़ना पड़ा इराक को, क्योंकि बहुत गंदी तरीके से इराक जो है वो पिट रहा था। तो ये ऑपरेशन चलाया था, ये हो गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्लियर हो गया ना। चलो दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। हुआ क्या था, 1998 के अंदर है ना, अमेरिका की एम्बेसी थी दो इलाकों में। एक तो था केनिया के अंदर, केनिया के अंदर एक जगह थी नरोबी करके, और तंजानिया के अंदर एक जगह थी दारुसलाम करके, दार सलाम जिसको कहा जाता है। इन दो जगह पर है ना अमेरिका की एम्बेसी वगैरह थी, दूतावास थे वहां पर है ना। जो अफगानिस्तान के जो अलकायदा के लोग थे ना, उन्होंने सूडान और अफगानिस्तान के जो अलकायदा के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, अ, इन पर बमबारी वगैरह कर दी थी। अब जब बमबारी कर दी अमेरिका, तो गुस्सा आ गया अमेरिका को। तो अमेरिका ने क्या किया कि अलकायदा के जो ठिकाने थे ना, वहां पर क्रूज मिसाइल से हमला करा, और उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। है ना, क्रूज मिसाइल से हमला किया, तो क्रूज मिसाइल तो कितनी भी रीच पे जा सकता है, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया इनफाइनाइट रीच। ठीक है, और ये कब चलाया गया था, 1998 में चलाया गया था।
एक ऑपरेशन है जिसको कहते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। और इसको है ना, ये जो ऑपरेशन है ये 2001 में चलाया गया था, आपको पता है 2001 के अंदर अमेरिका में 9/11 हुआ था। 9/11 यानी ये बात है 11 सितंबर 2001 की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आपको पता है कि जो प्लेन क्रैश करवा दिया था, हमले करवा दिए थे अलकायदा ने। मेन जो कल्प्रिट था वो था उसामा बिन लादेन, है ना। तो उसके बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और पूरे वर्ल्ड को टेररिज्म से छुट्टी करवाने की या फ्रीडम दिलवाने की उन्होंने बात करी थी। और उस टाइम जो यूएस का लीडर था उसका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। और उसने क्या किया था, तालिबान के ठिकानों पे अटैक वगैरह करवाए थे। और इसको ना ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म भी कहा जाता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई युद्ध भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ये जो आंदोलन टेररिस्ट हमला हुआ था उसी के बाद ये चलाया गया था ऑपरेशन। लास्ट है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब हुआ क्या था बेसिकली, इसमें क्या हुआ था कि है ना, अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया था। अमेरिका ने ये बोला था कि है ना इराक जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं, ठीक है। अमेरिका अपने टाइप की सरकार बिठाना चाहता था इराक में और सद्दाम हुसैन को हटाना चाहता था। तो ये 2003 के अंदर ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने, और क्रिटिसाइज भी किया था यूएन वगैरह ने कि आप ऐसा हमला वगैरह क्यों कर रहे हो, बट अमेरिका ने करा था ऑपरेशन, और इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं जी डायरेक्टली क्वेश्चन पे, ठीक है। वो जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। ओके जी। तो सबसे पहला लिखा हुआ है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपको पता है इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, तो इराक को कुवैत को इंडिपेंडेंस करवाने के लिए 1991 के अंदर चलाया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये 1998 में चलाया था, वो तंजानिया और जो हमारा केनिया था वहाँ पर दूतावास पे हमला करा दिया था ना। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आतंकवाद से फ्रीडम दिलवाने के लिए 2001 में चलाया गया था, जिसको हम ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म भी कहते हैं। और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक को सद्दाम हुसैन से इंडिपेंडेंट करवाने के लिए 2003 में चलाया था। अब देखो ए का सेकंड है, तो ए का सेकंड दो ऑप्शन में है, उसके बाद बी का फर्स्ट है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, फोर्थ है। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि बाकी में सारी गलत लिखी हुए हैं ऊपर ए और बी के, तो यानी फर्स्ट सेकंड ये वाला सही है हमारा, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये पी वाई क्यू है, ठीक है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1985 में सोवियत जो संघ है कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? मिखाइल गोरबाचेव था। 1985 में यूएसएसआर का लीडर बना था, ये कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बना था। और मैं आपको बता दूं रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसको भी लाइन वाइज लगाना है। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जैसे यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन ये देखो लिखा हुआ है, यूरोपियन यूनियन बना था 1993 में, आसियान बना था 1967 में। तिब्बत, चाइना ने तिब्बत पर कब हमला किया था? 7 अक्टूबर 1950 को। सिर्फ 1950 याद रखो, आप टेंशन मत लो। खुले द्वार की जो नीति थी, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई थी 1972 में, 8 में सॉरी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में। अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है? डी है इसका आंसर, है ना। अरेंज ही तो करना है, हाँ अरेंज ही करना है, तो सबसे पहले डी है। चेक करते हैं। सबसे पहले डी दो दो ऑप्शन में लिखा है, और डी के बाद जो दे रखा है वो दे रखा है जी चीन ने हमला किया था, तो डी के बाद बी है, डी के बाद बी है, तो इसका आंसर फोर्थ है ना। बाकी पे डी के बाद ए लिखा है तो ये नहीं हो सकता, बाकी तो ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ है। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, बट फिर भी मैंने आपको साल लिखवा दिया आगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नैम यानी, अच्छा नैम है क्या? हिंदी में नैम को बोलते हैं गुट निरपेक्षता। अब जैसे कि आपको पता है यूएन ने यूएस ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, नाटो सैनिक संगठन। यूएसएसआर ने अपना एक सैनिक संगठन बना लिया था जिसका नाम क्या था? वार्सा पैक्ट। वैसे ही है ना, कुछ कंट्री जो थी नई नई आज़ादी हुई थी, है ना, और अभी उनको आर्थिक विकास करना ज़रूरी था। अब वो अगर यूएसएसआर के साथ में जाती, वार्सा में जाती, तो अमेरिका से लड़ाई, अमेरिका के साथ जाती नाटो में तो यूएसएसआर से लड़ाई। तो बाकी कंट्रियों ने मिलकर है ना एक और अपना ग्रुप बना लिया जिसको कहा जाता है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। और इसका पहला संगठन जो पहला जो सम्मेलन हुआ था ना, वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 सितंबर में हुआ था पहला सम्मेलन, ठीक है। वैसे बोला जाता है कि इसको बनाया गया था 1956 के टाइम में, बट पहला सम्मेलन जो है 1961 में हुआ था, तो इसलिए कहा जाता है कि 1961 में भी बनाया गया था वो ऑफिशियली, ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित देश, यानी जो देश थे अल्प विकसित देश, ठीक है, वो किस टाइप की आज़ादी हासिल करना चाहते थे? वो आर्थिक आज़ादी हासिल करना चाहते थे, ठीक है। उनको लगता था कि देखो जो अभी अल्प विकसित यानी जो गरीब देश थे ना,
वो अमीर देशों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, आर्थिक आज़ादी हासिल करना चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक आज़ादी तो उनके पास पहले से थी। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? राजनीतिक आज़ादी तो अब वो आज़ाद तो हो चुके थे, बट एक्चुअल में वो गरीब थे अभी भी वो आर्थिक आज़ादी चाहते थे, जिसका आंसर है आर्थिक आज़ादी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, बाकी ये पैराग्राफ का है, बट हम बिना पैराग्राफ को पढ़ के करेंगे बाकी, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, उस विचार की पहचान करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीयूटी के अंदर जो मैंने पैराग्राफ देखे, उसको पढ़ने का आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा नहीं। आप डायरेक्टली नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तब पैराग्राफ पढ़ना। ठीक है, एलडीसी का मतलब होता है कम विकसित देश, लीस्ट डेवलप कंट्री। तो जो कम विकसित देश है ना, उनको विकास करने के लिए आप कह सकते हो एक ऑपरेशन चलाया गया था, आप कह सकते हो कि एक पहल शुरू करी गई थी। वो पहल कौन सी थी? नियो, नैम, नाटो या सीटो? अब ये है क्या, पहले तो बता देता हूँ। ये है जी, इसका आंसर जो है वो है नियो। अब है क्या? जो अल्प विकसित देश थे ना, उनका विकास करने के लिए ना एक पहल शुरू करी गई थी, जिसको कहा जाता है नियो। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, ये शुरू करी गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि जो कम विकसित देश है, वो जो है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये नैम तो आपको पता है एक सैनिक संगठन है, नाटो भी एक सैनिक संगठन है, सीटो भी एक सैनिक संगठन है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो, और ये कब बनाया गया था, ये मैंने एमसीक्यू के अंदर दे रखा है, इसका क्वेश्चन है वो जो टेलीग्राम पे एमसीक्यू है ना, उसके आप ये बल्ब वगैरह दे रखा होगा, उस पर क्लिक करोगे सीटो सेट इस वाले क्वेश्चन पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से साल में बनाता हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। जिन देशों को सबसे कम विकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह कौन से देश थे? सेना शासन वाले देश थे, गुट निरपेक्षता वाले देश थे, पश्चिमी ब्लॉक के देश थे, पूर्वी ब्लॉक के देश थे? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों ही नहीं थे। जो नए नए आज़ाद हुए थे, जो कम विकसित देश थे ना, वो गुट निरपेक्षता के देश थे। ओके, और गुट निरपेक्षता को है ना टोटल 5 कंट्रियों ने मिलकर बनाया। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से 5 कंट्रियों ने मिलकर बनाया, जिसमें से एक भारत भी था, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। अल्प विकसित देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली वो चाहते हैं कि आर्थिक रूप से उनका विकास हो और लोग जो है वो गरीबी से निकले। एक कम विकसित देश की तो यही विचारधारा होगी, वो तो यही चाहता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप पक्का गलत करके आ जाते अगर मैं आपको नहीं बताता। क्वेश्चन क्या है, और ये PYQ है। ठीक है, उस देश की पहचान करें जो गुट निरपेक्षता समूह का सदस्य नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में जब गुट निरपेक्षता बनाया गया था ना 1961 में, तो कौन सा ऐसा देश था जो सदस्य नहीं था? तो इंडिया तो था, इंडिया ने तो बनाया था। श्रीलंका भी था, मजे की बात है, उत्तर कोरिया भी था। पाकिस्तान बहुत बाद में जो है वो गुट निरपेक्षता का हिस्सा बना है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी था, समझ रहे हो? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाला है, जिसमें सद्दाम हुसैन को हटाया गया था। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था? 2003 के अंदर चलाया गया था, याद है ना? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध किन दो महाशक्ति के बीच में लड़ा गया था? आपको पता है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया था। इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि अमेरिका की किस विचारधारा का समर्थन करता था? तो आपको पता है समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो इसका आंसर है जी पूंजीवादी। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का सपोर्ट करता था। पश्चिमी संगठन का समर्थन देश कौन सा है? अमेरिका। इजी क्वेश्चन है, तो पश्चिमी गठबंधन का, यानी नाटो की बात हो रही है यहाँ पर। पश्चिमी गठबंधन नाटो का ही था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पूर्वी गठबंधन के एक प्रमुख सैन्य गठबंधन का नाम चुने। पूर्वी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन का क्या नाम था जो USSR का था? वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ का तो वार्सा पैक्ट था ना। चलो जी, नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवाद का, साम्यवाद का, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का, या पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच प्रेम का? तो प्रेम का तो नहीं है, ना ही साम्यवाद का, ना ही पूंजीवाद का, ये दोनों के बीच में विभाजन का प्रतीक है, यानी बोलो ये तो शीत युद्ध का प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि समाजवादी खेमे के देशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जी, समाजवाद की बात हो रही है तो इसको जाना जाता है दूसरी दुनिया के देशों को। अमेरिका और नाटो को पहली दुनिया का देश माना जाता है। जो हमारा नैम है यानी गुट निरपेक्षता जो है ना, उसको तीसरी दुनिया का देश माना जाता है। ठीक है जी, तीनों बता दिए मैंने। देख रहे हो आप, क्वेश्चन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, और पता नहीं टाइम कितना हो गया होगा, ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है, और सिर्फ 22 क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि मेन मोटिव आपको चीज़ें समझाना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979 में, ऊपर हमने देख लिया था जब अरेंज किया था। नेक्स्ट है
कौन सा बिंदु सोवियत संघ के विघटन की विशेषता नहीं है? सोवियत संघ की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी चीज सोवियत संघ में नहीं होती थी? 15 गणराज्य थे, सही बात है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, सही बात है। पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाते थे, सही बात है। वहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, गलत। वहां पर बेरोजगारी नहीं थी, ये विशेषता थी वहां की। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। कौन सा नहीं है ये पूछा ना, तो बी नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 1980 के मध्य में सोवियत संघ का जो नेता था वो कौन था? मध्य की बात हो रही है, 1985 में कौन था जी? मिखाइल गोर्बाचेव। अच्छा, मिखाइल गोर्बाचेव है ना, एक पॉलिसी भी लेकर आया था जिसको हम बोलते हैं पेरिस्त्रोका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी हमारा मिखाइल गोर्बाचेव लाया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो सोवियत संघ है उसके विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो वो बना था हमारा रूस। यानी जो पावर पहले यूएसएसआर के पास थी ना, वो अब रूस को दे दी थी, यानी विटो पावर। पहले पांच पांच कंट्री में से जो एक कंट्री थी वो यूएसएसआर थी, तो वो विटो पावर रशिया को दे दी थी। ठीक है, चलो वैसे भी आपने पढ़ रखा है, तो मैं चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन चैप्टर के हैं उसको आपको डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आते होंगे, बट फिर भी समझाऊंगा मैं। 27 की बात करते हैं। सोवियत संघ के कुल कितने गणराज्य थे? तो सोवियत संघ में आपको पता है टोटल 15 गणराज्य थे, जिसमें से दबदबा किसका था? यूएसएसआर का, ओ सॉरी रशिया का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकुल में टोटल, वो सीआईएस जो था ना, राष्ट्रकुल, राज्यों का राष्ट्रकुल है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, उसमें कितने सदस्य थे? तो स्टार्टिंग में जो थे ना वो 9 सदस्य थे, बाद में ज्यादा हो गए थे। मंगोलिया भी मिल गया था, तुर्कमेनिस्तान भी मिल गया था, यूक्रेन भी मिल गया था, जॉर्जिया भी मिल गया था, बट बाद में सारे के सारे अलग हो गए। यूक्रेन 2014 के अंदर अलग हो गया था जब डॉनबास पे कब्जा किया था रशिया ने। जॉर्जिया 2008 में अलग हो गया था जब युद्ध वगैरह हुआ था उसका, है ना। तो इसलिए छोड़ते हुए चले गए, तो और अब एंड में जाकर अब भी 9 है, यानी आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान और हमारा उज्बेकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? ये 9 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो है वो बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं है? तो रूस को छोड़कर ये तीनों के तीनों बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा है। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा कौन सा है? तो लिथुएनिया, लताविया, एस्टोनिया, लातविया जिसे बोलते हैं और लिथुआनिया बोलते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि मार्च 1990 में डैश देश स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना? यानी 1990 के अंदर पहला ऐसा देश था जिसने बोला था, यूएसएसआर के अंदर पहला ऐसा गणराज्य था जिसने बोला था कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। किसने बोला था? ये बोला था जी लिथुआनिया ने। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि जून 1991 में रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? अब 1991 में नए राष्ट्रपति पूछा है, तो गोरबाचेव तो नहीं होंगे, वो तो हटे थे बेसिकली। तो पुतिन अब है, तो वो भी नहीं थे। लेनिन तो 1970 में जिंदा था, वो तो उसने तो 1971 की रूस क्रांति कराई थी, तो इतनी टाइम तक कैसे जिंदा रह गया? तो इसका आंसर है जी सी, बोरिस येल्सिन। पूरा नाम है बोरिस येल्सिन, वैसे येल्सिन कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा चैनल है मेन पॉइंट टेक करके। बेसिकली मैं यहाँ पर बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, यूट्यूब पे वीडियो डालकर, दूसरे की वीडियो कॉपी करके, वेबसाइट बना के, है ना, यूट्यूब पर पढ़ा के। ये मैं किससे पढ़ाता हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैं टाइप लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो माउस से नहीं लिख सकते आप ये, तो ये पेन टैब वगैरह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं मेन पॉइंट टेक पे बताता हूँ। मैंने अपनी अर्निंग वगैरह के प्रूफ भी दिखाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे कैसे आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, वेबसाइट से अर्निंग, है ना, अमेजोन से भी अर्निंग होती है। ओके, और चैनल से कितनी अर्निंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने मेन पॉइंट टेक पे बता रखी है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करो तो फायदा उठाओ, वीडियो देखो इसकी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा बिंदु शॉक थेरेपी की विशेषता नहीं है? शॉक थेरेपी में समाजवाद से पूंजीवाद की तरह बदलाव किया गया था, सही है। इसमें सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म की बात की गई थी, सही है। शॉक थेरेपी को पूंजीवाद देश ने अपनाया था, गलत है। समाजवादी देशों ने अपनाया था ना, पूंजीवाद के पास तो पहले से ही था, उनको तो पूंजीवाद में ट्रांसलेट किया गया था, बट पूंजीवाद तो देश तो पहले से पूंजीवाद है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, जो नहीं है वो बताना ना, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सोवियत संघ में सुधारों यानी पेरिस्ट्रोका और ग्लासनोज की शुरुआत किस नेता ने करी थी? बता ही चुका था मैं, मिखाइल गोर्बाचेव ने करी थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि सोवियत राजनीति प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी? तो आपको पता है कि सोवियत जो विचारधारा थी वो हमारी समाजवादी पे आधारित थी, राष्ट्रवाद पे नहीं थी, पूंजीवाद पे नहीं थी, उपरोक्त सभी में नहीं थी। तो इसका आंसर जो होगा वो समाजवादी था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं
कि सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था। पूछा है कि समय, उस समय कौन था, तो उस समय जो था वो तो मिखाइल गोर्बाचेव था। मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम ही तो यूएसएसआर का विघटन हुआ था, बट बाद में कौन बना था, बोरिस येल्सिन। बट अभी कौन सा पूछा गया, अभी पूछा गया कि उस टाइम कौन था, तो उस टाइम के बीच में तो मिखाइल गोर्बाचेव ही था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अरब क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको। अरब क्रांति था क्या, ये इसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ, बट ये स्टोरी आपके नहीं आएगी, ना ही ये एडिशनल टॉपिक में ऐड है। मैं बता देता हूँ, ये मैंने बताई भी होगी। 2009 के अंदर पता है क्या हुआ था, एक फ्रूट सेलर था टुनेशिया के अंदर, ये देखो लिखा भी है, टुनेशिया के अंदर एक फ्रूट सेलर था। वो बंदे से ना बार बार जो ऑफिसर है ना, वो आके रिश्वत मांगते थे। बंदा इतना परेशान हो गया, उसने आग लगा ली अपने आप को, और पूरे टुनेशिया के अंदर फिर लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और अब है ना, वो सिर्फ करप्शन के खिलाफ नहीं, हर चीज़ के खिलाफ, करप्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गरीबी हो गई, सबके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और टुनेशिया के अंदर फिर लोकतंत्र आ गया। आसपास की कंट्री जैसे कि हमारा इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर एक लीडर था जिसका नाम था हुस्नी मुबारक। 1979 से लेकर तब तक लीडर रहा वो 2009 तक, बट बाद में 2009 में जब ये अरब क्रांति हुई तो फिर उसको भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, क्योंकि टुनेशिया का सर अरब में टुनेशिया का सर इजिप्ट में भी दिख रहा था, मिस्र में भी दिख रहा था, और मिस्र में भी लोग आंदोलन वगैरह कर रहे थे राजा के खिलाफ। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर तो टुनेशिया, और 2009 में आंदोलन हुआ था। ठीक है, लोकतंत्र को लेकर। नेक्स्ट है कि डैश में यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। तो यूगोस्लाविया जो है वो कौन से टाइम के अंदर टूटा था, तो ये पूछा गया है। तो यूगोस्लाविया जो है वो हमारा 1992 के अंदर टूटा था, अलग अलग इलाकों में, बोस्निया, हजरगोविना, है ना। चलो, नेक्स्ट है स्लोवेनिया। तजाकिस्तान का जो गृह युद्ध है वो कब खत्म हुआ था, 2001 में खत्म हुआ था। तजाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध है ना 10 साल तक चला था। यूएसएसआर के विघटन होने के बाद से लेकर, यानी 1991 से लेकर 2001 तक चला था, 10 साल तक गृह युद्ध चला था तजाकिस्तान में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर किस प्रांत को लेकर संघर्ष हुआ। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर आज भी बेसिकली ये लड़ाई चल रही है। एक नगरानो कराबक नाम का एरिया है जिसको लेकर आर्मेनिया बोलता है मेरा है, अजरबैजान बोलता है हमारा है। ठीक है, तो इस कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ जो है वो अमेरिका वगैरह है, अजरबैजान के अंदर सारे वो जो मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी जो है वो अजरबैजान के सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से लड़ाई वगैरह थोड़ी भड़क सकती है। तो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इससे हो सकता है। नेक्स्ट है, वैसे रशिया भी जो है वो अजरबैजान का सपोर्ट करता है, क्योंकि जहाँ अमेरिका होगा वहाँ रशिया नहीं होगा। तो अमेरिका अगर आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है रशिया तो फिर अजरबैजान का ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद चेक स्लोवाकिया कितने भागों में टूटा, दो में टूटा, एक तो चेक और एक स्लोवाकिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि डैश के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। अब देखो, पहले तो ये आ सकता है, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 2001 है। 2001 में यूएस और यूएस सॉरी हमारा इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 21 बाइलेटरल इशू पर, द्विपक्षीय दस्तावेजों पर। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है 2001 में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डैश पार्टी सोवियत पार्टी की व्यवस्था पर दबदबा था, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, एक ही पार्टी थी। नेक्स्ट है कि डैश का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था, किसका गिरना, ये तो आप वैसे ही बता दोगे, बम का गिरना, शीत युद्ध का गिरना, बर्लिन वॉल का गिरना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बर्लिन की वॉल का गिरना, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था। सोवियत संघ ने सैन्य संगठन कौन सा बनाया था, वार्सा पैक्ट। यूएसए ने कौन सा बनाया था, नाटो। और इंडिया किसमें था, इंडिया ने बनाया था नैम, गुट निरपेक्षता। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि गलत दे रखा है हमारे सोवियत अर्थव्यवस्था के प्रकृति के बारे में। जो हमारा यूएसएसआर है वो समाजवाद पे चलता था, सही बात लिखी हुई है। ठीक है, उत्पादन के साधन पर राज्य का स्वामित्व था, सही बात लिखी हुई है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन नियंत्रण राज्य करता था, सही है। क्या वहां पर आर्थिक आजादी थी, नहीं, वहां पर आर्थिक आजादी नहीं थी। समाजवादी देशों के अंदर आर्थिक आजादी नहीं होती, पूंजीवादी देशों के अंदर आर्थिक आजादी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते, ये भी पीवाई क्यू है वैसे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 47 लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद नहीं हुई थी। विचारधारा का अंत हो गया था, यूएस और यूएसएसआर के बीच में विचारधारा के अंत की लड़ाई खत्म हो गई थी, सही बात है।
राष्ट्रों का स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी सीएएस बना था, सही बात है। जो देश टूटे थे ना, यूएसएसआर से अलग हुए थे, उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया था सीआईएस, ये भी सही बात है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन चेंज हुआ था, सही बात है। मध्य पूर्व में संकट बढ़ा था। देखो ये है ना, बच्चे कुछ कहेंगे सर ये तो हुआ था, नहीं, मध्य पूर्व नहीं था, मध्य एशिया था, तो इसलिए ये गलत है, समझ रहे हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आती है, इसलिए कह रहा हूं मैं। और ध्यान से अगर आपने पढ़ा, और कुछ बच्चे तो पक्का राइट करके आएंगे सर ये तो सही है, इन्हीं में से होगा कुछ गलत। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर ये गलत है, क्योंकि इसमें मध्य एशिया होना चाहिए था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सोवियत व्यवस्था के जो निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों। किसको महत्व नहीं दिया। निजी संपत्ति की समाप्ति को महत्व दिया, समानता के सिद्धांत पर समाज के निर्माण को महत्व दिया, विरोधी दल का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा, इस पर भी महत्व दिया उन्होंने, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा, नहीं, इस पे महत्व नहीं दिया, एक्चुअल में होगा, इस पे महत्व दिया था। समझ रहे हो, इसी मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझने में नहीं होगा, होगा में डिफिकल्टी आएगी, बट इसका आंसर जो है वो हमारा डी है। आई होप आपको समझ आ गया हो, मैंने रीड करके दिखाया तो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत प्रणाली के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। संचार प्रणाली बढ़िया, बेरोजगारी का होना नहीं, बेरोजगारी वहां पर नहीं थी, तो ये गलत है। अच्छा कौन सा कथन सही है, सही है, अरे अरे सॉरी, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, सही है। देखो जल्दबाजी में मैंने भी गलती कर दी। बेरोजगारी ये वाला गलत है, पूंजीवाद व्यवस्था नहीं, समाजवादी पे न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं दी जाती थी, खराब संचार प्रणाली नहीं जी, बढ़िया संचार प्रणाली, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा लाइन वाइज लगा है। सोवियत संघ का विघटन 1991, बर्लिन वॉल का गिरना 1989, रूसी क्रांति 1970, अफगानिस्तान संकट 1979, मतलब कब हुआ था अफगानिस्तान। वैसे तो इसका आंसर 1979 नहीं है, पहले है, बट 1979 ही लिखना, अफगानिस्तान संकट में वो पूरा आ जाएगा, बट चलो 1979, 1979 में आर्मी भेजी थी। अब देखो पहले का आंसर जो होगा वो फर्स्ट जो है वो सी है, 1900 थर्ड है मतलब 1917, तो अब देख लेते हैं। सर ये तो एक ही ऑप्शन में लिखा है थर्ड, तो यानी सी सही है हमारा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि सर पहले ये रूसी क्रांति सबसे पहले हुई थी, ये तो अपने को पता है, तो बात ही खत्म फिर, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है। सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ। व्यवस्था जो थी वो अच्छी थी, अर्थव्यवस्था, अरे ये तो गलत बात लिखी हुई है, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो टूटेगा क्यों, है ना, इसमें बताना टूटा क्यों, तो ये पॉइंट पक्का गलत है ना। इसमें पूछा क्यों टूटा होगा। उच्च संचार प्रणाली, सर ये तो अच्छी बात है, तो इसकी वजह से टूटा थोड़ा होगा। समाज कल्याण की वजह से, सर ये भी अच्छी बात है, इसकी वजह से थोड़ा टूटा होगा। बेसिकली वहां पर जनता के बीच में राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी, और वो अपना अलग देश चाह रहे थे, और इसी की वजह से यूएसएसआर का अंत हुआ, यूएसएसआर टूट गया, अलग अलग देश में लोगों ने अलग अलग देश बना लिए अपने। इसका आंसर बी है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अरेंज, अच्छा ये मैच करना है। सैन्य समझौता, इसमें से सैन्य समझौता कौन है। बोरिस येल्सिन, वार्सा पैक्ट, शॉक थेरेपी या मिखाइल गोरबाचेव। सैन्य समझौता तो सर एक ही है, वार्सा पैक्ट, तो फर्स्ट का सेकंड होगा, फर्स्ट का सेकंड होगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं मेरे को, बट फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। सुधारों की शुरुआत करी थी मिखाइल गोरबाचेव ने। बी का जो होगा वो फोर्थ होगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है, बोरिस येल्सिन, क्योंकि शॉक थेरेपी कोई नाम थोड़ी ना है। आर्थिक मॉडल ये शॉक थेरेपी, अच्छा एक और बात, शॉक थेरेपी का जो मॉडल है ना, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने तैयार करके दिया था, ये भी बात याद रखना। इसमें क्या किया गया था, इसकी जो एक्चुअल जो नाम है शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, ये तो पता ही है आपको, तजाकिस्तान। ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था, बस थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है ये। शॉक थेरेपी का मॉडल किस संस्था द्वारा बनाया गया था, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बिल क्लिंटन किस पार्टी से संबंधित थे। अब ये सर आप ये बिल क्लिंटन कहां से आ गया, तो ये मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से आया है बिल क्लिंटन। ठीक है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंदर बिल क्लिंटन ही था ना, तो इसलिए बिल क्लिंटन के बारे में पूछ लेते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो बिल क्लिंटन जो था वो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी से था, याद रहेगा नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये जो था वो हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी से था। नेक्स्ट है कि बिल क्लिंटन जो है वो किन मुद्दों पर अपने टाइम में उन्होंने किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया था। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो बिल क्लिंटन है वो 1993 में यूएसए का लीडर बना था। ठीक है, और इसने ना लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा फोकस किया था, तो इसका आंसर है बी।
ये चलो मैं एक बात बताता हूँ, ये बंदा ना फंसा भी था, इस पे महाभियोग भी चलाया गया था बिल क्लिंटन पे। आप चेक करके चलो, अगर सर्च करके बताना मेरे को क्यों चलाया गया था, ये फंस गया था बंदा। या एक पता नहीं, ये बात आपको पता है नहीं पता है, बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, ये है ना एक स्कैंडल में फंस गया था। अब स्कैंडल वर्ड से शायद समझ आई गया होगा आपको, ठीक है। एक इंटर्न हुआ करती थी इनके ऑफिस में, जिन्होंने इन पर केस कर दिया था। अ, कुछ कहते हैं सही केस किया था, कुछ बोलते हैं गलत केस था, बट गलत था, मतलब केस गलत नहीं था, जो हुआ गलत था। केस तो कहते हैं सही था, मतलब सही में उनके साथ गलत हुआ था, ठीक है। तो बिल क्लिंटन की, और अच्छा इनकी वाइफ भी इनका साथ दे रही थी, मतलब उनको पता नहीं था, साथ देने का मतलब होता है कि अ, पता था उनको, ये बाद में पता चला तो उन्होंने कुछ करा नहीं। हेनरी क्लिंटन नाम था उनका लेडी का। चलो छोड़ो यार, अपने को क्या लेना देना, अपन अपना देखेंगे। नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट का दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? अब ये सुन लो हुआ क्या था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, है ना क्वेश्चन ये वाला, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला दिखाया था आपको क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी। अच्छा एक और बात यार, लाइव हम इस वाले चैनल पे लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो लाइव हमारे भरत खोरवाल वाले चैनल पे होती है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। हुआ क्या था बेसिकली, है ना, एक जगह है क्यूबा, अमेरिका के बहुत पास है, बट एक्चुअल में यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पे चलती है, वारसा पे थी। अमेरिका ने, है ना, अपने बेसिकली क्यूबा के अंदर, है ना, यूएसएसआर ने कुछ अपने बॉम्ब वगैरह लगा दिए थे, और उसका मुंह जो है वो यूएसए की तरफ से कर दिया था। अब इस बात को लेकर यूएस को बड़ा गुस्सा आया। यूएस के जो लीडर थे ना उस टाइम, उनका नाम था जी जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा के लीडर थे फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। फिडेल कास्ट्रो के बारे में भी एक बात बोली जाती है कि जो जस्टिन ट्रूडो है ना, वो उनके एक्चुअल पिताजी हैं, बट हम वही बात आ गई, क्या करना आपको कौन किसी के पिताजी है, बट कहा जाता है क्योंकि उनका फेस स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा मिलता है। बट छोड़ो, समझ आ गया ना आपको। तो अमेरिका के पास जो था वो क्यूबा था, आइलैंड है। उसके जो लीडर थे 1962 में कौन थे? फिडेल कास्ट्रो, एफ सी लिख देता हूँ, इसके थे जॉन एफ कैनेडी। और हमारा जो यूएसएसआर के लीडर थे ना, उनका नाम था निकिता खुश्चेव। लड़की लग रही होगी बट ये मेल है। हुआ क्या कि यूएसएसआर ने अपनी शिप यहाँ वो लगा दिए वेपन, और अमेरिका की तरफ मूव कर दिया। अमेरिका को गुस्सा आया, अमेरिका ने अपनी वॉरशिप भेज दी, यूएसएसआर ने भी अपनी वॉरशिप भेज दिया। दोनों की दोनों वॉरशिप आपने सामने खड़ी थी, लड़ाई कभी भी हो सकती थी, थर्ड विश्व युद्ध। बट फिर बातचीत करके उन्होंने बातों को सॉल्व कर लिया और दोनों पीछे हट गए। बट कहा जाता है कि ये बहुत पीक टाइम था, अगर थोड़ा सा अनबन हो जाती तो समझ रहे हो, पहले ही वो, मतलब यूरोप में दिवाली बन जाती, समझ रहे हो, इतना बुरा हो जाता। तो उस टाइम जो थे वो फिडेल कास्ट्रो थे, ठीक है, क्यूबा के। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैन्य संधि करी, ठीक है। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने, तो उसका क्या नाम था? वारसा, देखा था हमने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? मिखाइल गोरबाचेव थे। उसके बाद फिर बोरिस येल्सिन बने थे, और अभी जो है वो व्लादिमीर पुतिन है। इसका आंसर जो है वैसे सी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश, आपको पता है एक वो चलाया था ना, इराक पे वो किया था, कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। आपको पता है यूएन ने जो है वो 1991 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसमें कितने देश मिले थे और कितनी सेना थी? तो 34 देश थे, बताया भी था मैंने आपको, है ना, वो पूरा बॉक्स समझाया था। और उसके अंदर 6,60,000 सैनिक थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि क्यूबा के निकट अमेरिका की नौसेना का ठिकाना डैश में है, पता है कहाँ है? ग्वांतानामो बे के अंदर है, क्यूबा के पास ही है, ठीक है। नौसेना का ठिकाना है ग्वांतानामो बे। कहा जाता है कि 2001 के अंदर जब वो अमेरिका पे वो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म जब अमेरिका ने शुरू किया था ना 9/11 के बाद, तो उसने ग्वांतानामो बे के अंदर इन टेररिस्ट को रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा जो है वो अभिकथन और तर्क है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अभिकथन लिखा हुआ है सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और 15 गणराज्य के रूप में हुआ, सही बात है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व शक्ति जो है उसमें संबंध में बदलाव आई, ये भी सही है। बट क्या दोनों का आपस में लेना देना है? क्या सोवियत जो है वो 1990 में इसलिए टूटा क्योंकि शक्ति संतुलन में बदलाव आई? नहीं, तो दोनों सही तो है, बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। अब मैं बार बार इस ये समझाऊंगा नहीं आपको कि अभिकथन और तर्क जो है वो कैसे इन दोनों का आपस में लेना देना है। बीच में क्योंकि लगा के चेक कर लिया करो। इसका वैसे आंसर है दोनों सही तो है, बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के मॉडल के माध्यम से साम्यवादी देशों को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, सही बात है ना। साम्यवादी को पूंजीवाद में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। कारण था शॉक थेरेपी के कारण रूसी
जो रूस की जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा गई थी, औद्योगिक ढांचा भी चरमरा गया था, ध्वस्त हो गया था। दोनों बातें सही है, पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉक थेरेपी इसलिए थोड़ा ना अपनाई गई थी, बेसिकली शॉक थेरेपी का परिणाम दे रखा है नीचे, दोनों का मतलब कोई आपस में नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी है, सॉरी बी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 66 के 1917 में जो आंदोलन हुआ था ना, रूसी आंदोलन हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, उस समय कौन लीडर था? व्लादिमीर लेनिन लीडर था, और वो कौन सी पार्टी से था? बोल्शेविक पार्टी से था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है वो किस देश को आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था? तो आपको पता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो हमारा किसको, कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध अमेरिका द्वारा कब शुरू किया गया था? आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध जो अमेरिका है वो 2001 में शुरू किया था, 9/11 के बाद। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कोरियाई युद्ध कब से कब तक चला? देखा आएगा ना क्वेश्चन, मैंने बोला था ना मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगा बच्चे। 1950 से लेकर 53 के बीच में, ओके। ये भी माना, ये शीत युद्ध के कुछ अखाड़े हैं, डोंट वरी, ये नीचे दे रखा है, ये वाला बॉक्स के अंदर है, बता दूंगा मैं, ओके। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता है ना, उसके 5 स्थापक देश बताने कौन कौन से हैं। तो ये जो ऊपर के पांचों दिख रहे हैं ना, इन पांचों ने मिलकर गुट निरपेक्षता को बनाया था। मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना और भारत, ठीक है। चलो, नेपाल नहीं था, तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव आंसर ये नेपाल है वैसे इसका, बट ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन सारों ने बनाया है। इसमें पूछा कौन किन्होंने नहीं बनाया, तो नेपाल ने नहीं बनाया, बाकी पांचों देश शामिल थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका, बताया था। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये भी हुआ था हमारा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है वो हमारा 15वां सम्मेलन हुआ था, और यही जो है 15वां सम्मेलन यही हमारा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और एक सेकंड, यही हुआ था हमारा 2023 के अंदर, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो कि दोनों दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुए थे। 15वां सम्मेलन 2023 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ओके। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिक्स के अंदर आज अभी 2023 के एंड में 2024 की स्टार्टिंग में टोटल कितने देश है? 10 देश है, ठीक है। ये सारे के सारे नाम भी मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। पहले तो स्टार्टिंग के 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और है ना पहले इसको सिर्फ ब्रिक कहा जाता था, फिर है ना एस भी जुड़ गया, साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, कब? 2009 में, याद रखना ये, ठीक है। चलो, और 2006 में बनाया गया था ये ब्रिक्स, और एंड में अभी 2023 के अंदर खत्म हो गया, पिछले साल, मतलब इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी सारे के सारे मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट है इनको अरेंज करना है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991, ठीक है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998, वो जो अलकायदा के वो दूतावास पे हमला कर दिया था। एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001, टेररिस्ट से आज़ादी। इराकी फ्रीडम 2003, ठीक है। अब इसको कर्म अनुसार, चलो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन लिखना भूल गया होगा मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। भारत से गुट निरपेक्षता की अध्यक्षता किसने करी थी? किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय तो जवाहरलाल नेहरू ही जिंदा थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शॉक थेरेपी की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? शॉक थेरेपी साम्यवादी को बढ़ावा दिया नहीं, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, इसका आंसर है डी। नहीं पूछा ना, तो मैंने डायरेक्टली लास्ट पढ़ा, मैं सोचा पीछे नीचे से स्टार्ट करूंगा, तो यही आंसर निकल गया। चलो, वैसे आपको सारे पढ़ने चाहिए, ये भी बता दूं मैं आपको, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाया करो, कभी कभी लिखा होता है सारे के सारे, ए और बी दोनों, अभी ऐसा भी लिखा होता है ऑप्शन में। शॉक थेरेपी का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? गैराज सेल शॉक थेरेपी के बाद हुई, सही बात है। इनकॉम बैंक था यूएसएसआर के अंदर, उनका दिवाला निकल गया। रूबल बढ़ते जाना, रूबल गिर गया था, बड़ा नहीं था, गिर गया था। अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी, ये भी सही बात की है, तो इसका आंसर जो है सी है। ये परिणाम नहीं था, रूबल बड़ी नहीं थी, गिर गई थी। रूबल क्या है? रशिया की करेंसी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। रूस के 2 इलाके चेचन्या और दागिस्तान, दागिस्तान के अंदर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे, तो इसका आंसर है दागिस्तान, और एक क्वेश्चन भी था, हमने देखा था एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट है 79 का क्वेश्चन। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो रूस को बनाया गया सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अरेंज करना है। गुट निरपेक्षता कब? 1961। पाकिस्तान का बनना 1947। रूस की क्रांति 1917। यूएसएसआर का विक्टर 1991। तय कर लो जी, सबसे पहले दे रखा है थर्ड, तो थर्ड ही है, तो बाकी चेक ही करने की जरूरत नहीं। एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड फर्स्ट पे लिख रखा है, तो आंसर होगा ए। बाकी ये बॉक्स है, ठीक है। और ये अच्छा, ये जो हमारे मैंने आपको बताया था ना 5 देशों ने मिलकर नाम बनाया था, तो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, इंडोनेशिया के सुकरानो, ठीक है, यूगोस्लाविया के
मार्शल टीटो, घाना के वामे एनक्रूमा, ठीक है। और ये मैं तो बता ही चुका हूँ। और ये शीत युद्ध के दायरे, ठीक है। जैसे ओके, अमेरिका ने वियतनाम पे कब 1954 से लेकर 74 के अंदर जो है वो किया था। सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था कब, हंगरी के अंदर 1956 में। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। बर्लिन वॉर की नाकेबंदी जो है ना, एक तरह से स्टार्टिंग हो गई थी 1948 के अंदर ही। और कोरियन संकट 1950 से लेकर 53 तक चला था। ठीक है जी। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। ये वीडियो बहुत लंबी बनी होगी, ऑलमोस्ट 1 घंटे की तो बनी होगी। चलो 1 घंटे तक नहीं बनी, कम में बनी है, बहुत अच्छी बात है, कि लाइव लेता तो और बड़ी बन जाती। ठीक है। बाकी जैसे मैंने बता दिया, इनकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमसीक्यू का टेस्ट वगैरह देना हो, और अगर मान लो पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो चलो नंबर ले लो 9953449112। बट कृपया करके यार फ़ोन मत करना, प्लीज़ मैसेज करना आप मेरे को कि सर मेरे को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, पीडीएफ वगैरह या टेस्ट वगैरह के ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। मैंने पेड वाली, अगर मान लो आपने जो टेस्ट वाली पीडीएफ अगर खरीदी हो, जिसमें आप टेलीग्राम टेस्ट भी दे सकते हो, तो बता देना मेरे को कि सर मैंने देखो खरीदी है। और उसका आपको है ना, उसका वो भी मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ, आपके पास इनवॉइस आ जाएगा, मेल पे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। तो वो आप करोगे ना, उस पर क्लिक वगैरह करोगे, तो मेरा नंबर भी नीचे मिल जाएगा। तो वो मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको खुद ग्रुप में आपका नंबर लेके ऐड कर दूंगा, अगर आपको ज्वाइन ना हो रहा हो तो आपसे। बट टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, टेस्ट टेलीग्राम पे ही होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। जो हमारा मेन पॉइंट टेक का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे आ जाना अगर आपको लाइव क्लासेस वगैरह चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।